नमस्कार बच्चों, कैसे हो? पिछले वाली प्रश्नावली यानी 1.2 के प्रश्न नंबर 1 और 2 के आपने नोट्स बना लिए होंगे शायद, और उनको फिर कॉपी में आपने कर लिया होगा। फिर भी अगर नहीं किया तो कोई बात नहीं, वीडियो को जरूर देखें। इससे क्या होगा कि आपकी जो किताब है उसके सवाल अगर आप निकालोगे तो बड़ी आसानी से आप उनको निकाल पाओगे, बड़ी जल्दी समझ में आ जाएंगे आपको। ठीक है, कोई बात नहीं है। उसकी 1.2 के कुछ क्वेश्चन बाकी रह गए थे, वो क्वेश्चन हम इस वीडियो में कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। ठीक है, प्रश्न आपके इस तीसरे के 3 पार्ट दे रखे हैं। पहले में दे रखा है 12, 15 और 21, दूसरे में दे रखा है 17, 23, 29 और तीसरे में दे रखा है 8, 9, 25। सबसे पहले हम मैंने बताया था ना, पिछली वाली वीडियो में भी बताया था, आंसर 3 तीसरा है उसका उत्तर आप दे रहे हो और उसका भी कौन सा पार्ट, पहला पार्ट आप कर रहे हो। तो उसमें लिखेंगे आप दी गई संख्या। हर बार बताता हूं ये जरूरी होता है, दी गई संख्या 10वीं क्लास के आधार पर ये बहुत जरूरी चीज है। दी गई संख्या क्या क्या है भाई? 12, 15 और क्या 21, ये है हमारी संख्या। और ज्ञात क्या करना है? ज्ञात करना है। अगर आपने पीछे वाला वीडियो ढंग से देखा है, बिना स्किप किए देखा है, तो आपको सिर्फ एक ही चीज का अंतर नजर आएगा कि उसमें केवल 2-2 संख्याएं थी और जांच करना था, लेकिन इसमें 3-3 संख्याएं दे रखी है। इतना ही अंतर, तरीका वही है, उसी तरीके से करना है। ज्ञात क्या करना है? ज्ञात करना है कौन सी विधि से? अभाज्य गुणनखंड विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF व LCM। कल भी हमने ऐसे ही लिखा था। करना क्या है? ये जो संख्या है 12, 15 और 21, इनके अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। मैंने कल बताया था यहाँ या के चिन्ह लगाए और या के नीचे या का चिन्ह रहना ही चाहिए। 12 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे, आपको पता है 2 का भाग दिया 6 आ गए, और 6 में 2 का भाग देंगे 3 आएगा, और 3 में 3 का भाग एक बार गया और 1 गुणा में लिख सकते हैं इस तरह से। 15 के अभाज्य गुणनखंड 3 इंटू कितने हो जाएंगे? 5, और गुणा में क्या होता है? 1। ठीक उसी प्रकार से 21 के कितने हो जाएंगे? 3 इंटू 7 और इंटू कितना? 1 हो जाएगा। ये अभाज्य गुणनखंड हो गए, क्योंकि आपको अभाज्य गुणनखंड विधि से करने थे तो अभाज्य गुणनखंड तो आपको करना पड़ेगा। अब रह गया क्या? आपको HCF निकालना है। HCF किस तरह से निकलेगा? HCF में आपको चाहे 2 संख्याएं दे रखी हो, 3 संख्याएं दे रखी हो, कितनी भी संख्या दे रखी हो, हमें कॉमन चीज लेनी चाहिए। कॉमन चीज क्या है? यहाँ देखिए 2 इसमें है, पर इन शेष 2 में कहीं 2 दिखाई दे रहा है क्या? नहीं दे रहा है, तो हम 2 को नहीं लेंगे। इसके बाद 3 का नंबर आता है, 3 इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, तो हम 3 ले लेते हैं। ठीक है, उसके बाद 1 यहाँ है, 1 सब में, तो 1 सब में होता ही है, हर किसी संख्या के गुणा में 1 होता है, तो लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज से। अब हम और संख्याएं नहीं ले सकते, जैसे यहाँ 5 है पर इन दोनों में कहीं 5 नहीं लेंगे, यहाँ 7 है पर इन दोनों में कहीं भी 7 नहीं है, तो वो भी नहीं लेंगे। तो HCF कितना आ गया? 3 आ गया। एलसीएम कितना हो जाएगा? एलसीएम में क्या करते हैं? कॉमन तो लेते हैं, यानी HCF को तो लेते हैं। एक बार ले लिया उसे 3। अब अपन देखेंगे कि कोई ऐसी संख्या तो नहीं है क्या जो दोनों में कॉमन, दो संख्याओं में भी कॉमन हो, जैसे इन दोनों में या इन दोनों में या फिर पहली और लास्ट में कॉमन हो, तो भी उनमें से एक ही बार लेना होता है। तो ऐसी कोई संख्या अब नहीं है, तो फिर क्या करोगे? पहले वाले में ये तिया तो आ गया ना, रह गया क्या? 1 और ये सॉरी 2 इंटू 2। अब दूसरे वाले में देखो, ये तो हमने HCF के साथ ले लिया ना तिया, तो कौन बच गया? 5 इंटू 5। फिर यहाँ देखो, ये तो ले लिया था हमने, बच गया क्या? 7। इनको गुणा कर लो। देखिए 7 जे 35 दूनी 70, 70 दूनी 140, 140 को 3 से गुणा करोगे 420। ठीक है, एलसीएम कितने आ गए? 420। इस तरह से हमने पहला पार्ट है वो कंप्लीट कर लिया है। नीचे लिख सकते हो अतः है 12, 15 और 21 का HCF तो कितना हो गया? 3
और एलसीएम कितना हो गया 420। बस इतना सा आसान सवाल है, ध्यान से कर सकते हो आप। अब देखो दूसरा वाला पार्ट लेते हैं, वही तरीका। संख्या दी गई संख्या क्या भी, दी गई संख्या 17, 23 और क्या 29। अब क्या करेंगे, ज्ञात करना है। ज्ञात करना है, ज्ञात क्या करना है अभी, अभाज्य गुणनखंड से, अभाज्य गुणनखंड विधि से क्या करना है, HCF व LCM। ये पहले बता चुका हूं मैं पिछले वाले वीडियो में। HCF क्या होता है, महत्तम समापवर्ती, और LCM क्या होता है, लघुत्तम समापवर्ती। दी गई संख्याओं को ले लेंगे आप। दी गई संख्या कितनी है 17, उसके बाद 23 और फिर क्या है 29। ठीक है, अब ध्यान करना है, 17 के भाज्य गुणनखंड करेंगे तो देखिए बराबर के नीचे बराबर का चिन्ह, या का नीचे या का चिन्ह। बार बार से बोल रहा हूँ, ये करना ही है, आपको लिखना है। तो कितना हो जाएगा 17 इंटू 1, और 23 के अभाज्य गुणनखंड होते नहीं है तो 23 इंटू 1, और 29 के भी नहीं होते क्योंकि खुद ही अभाज्य संख्या है। तो 29 इंटू कितना हो गया 1। इस प्रकार हम देख रहे हैं HCF जो आएगा वो कितना हो जाएगा। देखिए इनमें कोई कॉमन संख्या है क्या, कुछ भी नहीं है। 17 इसमें लेकिन इन दोनों में कहीं नहीं है, 29 इसमें लेकिन इन दोनों में कहीं नहीं है, 23 इसमें लेकिन इन दोनों में 23 कहीं नहीं है। तो कौन सी संख्या ऐसी है जो कॉमन है, तो वो मात्र है 1। याद रखना, किसी भी संख्या का HCF कभी भी 1 नहीं आता, सॉरी 0 नहीं आता है। एक मैंने थोड़ा गलती से बोला है, ध्यान रखना, स्लिप ऑफ टर्न बोलते हैं इसे। तो देखना कि किसी भी संख्या का जो है HCF कभी भी 0 नहीं आता है। मिनिमम कितना आता है, 1 आता ही है। ये ध्यान रखना, कितनी भी संख्या आपको दे रखी है उनका HCF मिनिमम कितना आता है, 1 आता है, 0 कभी नहीं आता। इसलिए HCF किसी भी संख्या का 0 कभी ना करे, ध्यान रखना। अच्छी बात है, एबेसियर देके क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। 30% है वो एबेसियर देके आते हैं ना आपको, उनमें से पूछा जा सकता है। ठीक है, तो यह हुआ HCF। LCM कितना हो जाएगा, LCM हो जाएगा, देखिए कॉमन तो ले लिया हमने 1, यहाँ कौन बच गया 17, और यहाँ कौन बच गया 23, और यहाँ कौन बच गया 29। ठीक है, अब इनको गुणा करना है। देखिए भाई मैंने पहले से गुणा नहीं कर रखा है, थोड़ा टाइम तो लगेगा। तो देखिए आप 29 को गुणा करेंगे, पहले तो किससे 23 से गुणा कर लो। 27 हो गए, 2 गया, 6 2 8 हो गए, और उसके बाद 18 1 4 और 1 5 हो गए, 7 16 और ये लो 6। उसके बाद किससे गुणा करना है 17 से, 49 4 और 42 4 46 4 और 42 4 कितने हो गए 46। इसी प्रकार से 7 6 1 हो गया, 9 13 13 और 5 1 6 63 39 63 39। हो सकता है भी यहाँ जल्दबाजी से मैंने टाइम बचाने के चक्कर में थोड़ी गलती की हो, तो दोबारा चेक कर लें। 27 2 हो गया, 3 2 6 2 8 हो गए, 9 2 18 1 4 और 1 5 हो गए। ठीक है, 7 और 16 1 और 5 1 6 हो गए, फिर 49 4 हो गए, 7 6 4 46 4 7 6 4 46 हो गए, फिर 7 6 सॉरी यहाँ देखो, यहाँ एक गलती कर दी हमने, यहाँ 6 आएगा। तो ये देखो कैलकुलेशन के बाद 9 और ये आपके हो गए 13, ठीक है, और 12 1 13 1 10 1 11, ये सॉरी ये गलत हो गया, ये हो गया आपका 11 3 3 9, उत्तर आ जाएगा। ये एलसीएम हो गया। इस प्रकार से आप नीचे वापस लिख सकते हो। अतः 17 23 और 29 के HCF तो कितना हो गया 1, और एलसीएम कितना हो गया 11 339, 11,339 हो गया। ध्यान रखना है, किसी भी संख्या का HCF क्या नहीं आता, 0 नहीं आता है। ये विशेष तौर से ध्यान रखना। इस प्रकार से हमने तीसरे के 2 पार्ट कर लिए हैं, अब तीसरा करते हैं। समझ में तो आ रहा है ना? समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को भी बताएं कि एक GRP एजुकेशन नाम करके YouTube चैनल पर आपके 10वीं क्लास का सिलेबस अकॉर्डिंग टू 17/2023-24 के अनुसार करवाया जा रहा है, और इस चैनल पर आपको कंप्यूटर कोर्स भी करवाया जा रहा है। ये भी ध्यान रखना इसी चैनल पर। और थोड़े दिन बाद धीरे धीरे आपको कक्षा 11 और 12 की मैथ की क्लास भी
मिलेगी। इसलिए अपने दोस्तों को भी बताएं और आप भी इस चैनल पे बने रहें। आपको पूरी गणित यूट्यूब चैनल पर बिल्कुल फ्री करवाई जाएगी, विश्वास रखें। तो अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरा पार्ट है हमारा, दी गई संख्या कितना है 8, 9 और 25। अगर आपने वीडियो को ध्यान से देखा है तो अब बिल्कुल और बिल्कुल आसानी से, शायद मेरा विश्वास है कि आप लोग इस तीसरे पार्ट को भी कर सकते हैं। ज्ञात करना क्या है, अभाज्य गुणनखंड विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF व LCM। ठीक है, देखिए आपको दी गई संख्या क्या है 8 और 9 और दूसरी है तीसरी 25। इनके अभाज्य गुणनखंड करेंगे 2 × 2 × 2 हो जाएगा, इसका हो जाएगा 3 × 3 और इसका कितना हो जाएगा 5 × 5। HCF में क्या करते हैं, तीनों में जो कॉमन आ रहा है वो ले लेते हैं। यहाँ कॉमन कुछ भी नहीं है, देखिए 5 इसमें है लेकिन इनमें कहीं नहीं है, 3 इसमें लेकिन इनमें कहीं नहीं है। तो इस तरह से हम देखते हैं कॉमन कुछ भी नहीं आ रहा है, तो लेकिन हमको भी पता है कि सभी संख्याओं के गुणा में क्या होता है, 1 होता है। तो HCF कितना आ गया 1 और LCM कितना हो जाएगा, LCM हो जाएगा सभी। यहाँ देख रहे हैं कि कॉमन कुछ आ नहीं रहा है, दो में भी कॉमन नहीं आ रहा है, जैसे ऊपर वाले 2 या नीचे वाले दोनों या ऊपर और नीचे वाले इन दोनों में से भी कुछ कॉमन नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब हमें सारी संख्याएं लेनी है। तो क्या लेंगे 2 × 2 × 2, 3 × 3 × 5 × 5। ठीक है, तो अब इसे कैलकुलेशन कर लो। कैलकुलेशन करने के लिए ध्यान दें 25 और पहले में इनको न गुणा करके 50 और 50 दूनी 100, 100 दूनी कितने 200 और 200 को हम 9 से गुणा करेंगे तो कितने हो जाएंगे 9 दूनी 18 और ये 00 1800 कितने हो गए 1800 LCM हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हमने तीसरे पार्ट के भी HCF और LCM निकाल लिए हैं। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 को पहले पढ़ लो, ध्यान से समझो इसे। आपके क्वेश्चन दे रखा है कि HCF 306 और 657, यानी 306 और 657 का जो HCF दे रखा है, इसने पहले से HCF दे दिया इस बार। ठीक है, कितना दे दिया 9, यानी इन दोनों संख्याओं 306 और 657 का HCF कितना हो गया 9 दे दिया है। और हमें ज्ञात करना क्या है LCM। क्या ज्ञात करना है LCM किनका, इन्हीं संख्याओं का। ध्यान रखना 306 और 657 का HCF दे रखा है ना, उन्हीं संख्याओं का हमें क्या निकालना है LCM निकालना है। तो देखिए आप अभाज्य गुणनखंड विधि से भी निकाल सकते हैं, लेकिन एक तरीका और है, जिस तरह से मैंने आपको सवाल नंबर 2 में बताया था ना, जांच करना कि दी गई दोनों संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होता है, HCF और LCM के गुणा के बराबर होता है। तो वो तरीका भी हम यहाँ लगा सकते हैं, लेकिन अब आप करोगे कैसे वो तरीका देखिए। उत्तर से कोई मतलब नहीं होता है, सीधे सीधे उत्तर भी तरीके से आना चाहिए। तो दिया क्या है क्वेश्चन नंबर 4 में, दिया है, इसे आप इस तरह से लिखिए, दिया है 306 और 657 का HCF कितना दे रखा है 9, और ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है LCM। ध्यान रखना कि जिन संख्याओं का HCF दे रखा है उन्हीं संख्याओं का हमें LCM ज्ञात करना है। तो यह तरीका लगेगा जो मैं बता रहा हूं, वरना ऐसा नहीं है कि इन संख्याओं का HCF दे दिया और कोई दूसरी संख्याओं अन्य संख्याओं का LCM पूछ ले और ये तरीका अपनाए। ऐसा नहीं करना है, ध्यान से सुनना, ऐसा नहीं करना है। अगर संख्याएं सेम दे रखी है तभी मैं जो बता रहा हूँ वो तरीका अपनाना है। आप जानते हो, यहाँ लिखेंगे हम जानते हैं कि दी गई संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM, ऐसा होता है। और ऐसे बड़े कोष्टक में लिख के बता दें ताकि चेक करने वाले का ध्यान यहाँ सबसे पहले पड़े। दी गई संख्याएं कौन कौन सी हैं, 306 और 657।
बराबर HCF कितना दे रखा है 9 और LCM आपको दे नहीं रखा है, इसलिए सेम टू सेम रखिए। अब देखिए 306 और 657 बट्टा ये कितने हो गए, ये देखो 9 गुणा में है, तो जब कोई संख्या गुणा में होती है तो बराबर के इधर या इधर, यानी बराबर के HCF LCF LHS से RHS में जाए या RHS से LHS में जाए तो गुणा वाली संख्या भाग में चली जाती है और भाग वाली संख्या क्या हो जाती है, गुणा में चली जाती है। तो यहाँ LCM के गुणा में क्या है 9, तो ये जब LHS पार्ट में जाएगा तो गुणा से किस में चला जाएगा, भाग में चला जाएगा। तो यहाँ हो गया 9, रह गया कौन, बराबर के नीचे बराबर का चिन्ह LCM। अब ये हमें कैलकुलेशन करना है, ठीक है, थोड़ा इसमें टाइम लग सकता है। देखिए 9 से काट देते, अब कितनी बार गया, 9 तेरी 27, बच गए कितने 3, उतार लिया 6, 36 हो गए और 4 नम 36, यानी कितना हो गया 34 इंटू 657 बराबर में कितना LCM, जिसे आप रफ में गुणा कर सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ कर रहा हूँ 657 को 34 से गुणा करो, 28 2 20 तो 22 2 24 तो 26 21 2 15 2 17 1 18 1 19 8 3 13 11 1 12 और 2 22 338 कितना आ गया 22 338 बराबर क्या LCM। अतः है 306 और 657 का LCM कितना हो गया 22,338। इस तरह से आपको ये क्वेश्चन करना है। इसमें दो चीज ध्यान रखना कि आपको किन्हीं दो संख्याओं का HCF या LCM दे रखा है और क्या पूछा है, HCF दे रखा है तो LCM या LCM दे रखा है तो HCF पूछा है। तो आपको ये तरीका तभी लगाना है जब आपको संख्याएं सेम दे रखी हैं, ध्यान करना इस बात का। और ये हमने प्रश्न नंबर 2 जब किया था पिछले वाले वीडियो में, उसमें मैंने आपको जांच करना में बताया था, ठीक है। इस तरह से आपने ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो प्रश्न दे रखा है आपको, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक शून्य पर समाप्त हो सकती है क्या, ऐसी हमें जांच करनी है। यानी हमें n का कोई ऐसा मान निकालना है जिससे क्या 6 की पावर n अंक शून्य पर समाप्त हो जाए, ठीक है। तो ध्यान ये रखना है कि यदि कोई संख्या शून्य पर समाप्त हो रही है, या यूं कहूं यानी कोई संख्या शून्य पर समाप्त तभी होगी जब वो संख्या दी गई संख्या में 5 का भाग जाता हो, अर्थात दी गई संख्या यदि 5 से विभाजित हो रही है तो ही n के किसी मान के लिए दी गई संख्या शून्य पर समाप्त होगी, अन्यथा किसी भी n के किसी भी मान के लिए वो समाप्त नहीं होगी, ठीक है। क्या समझ में आया, ध्यान से सुनो पहले कि n के किसी मान के लिए, n के किसी मान के लिए दी गई कोई भी संख्या शून्य पर तभी समाप्त होगी जब वो संख्या 5 से डिवाइड हो जाए, 5 से विभाजित हो जाए, ठीक है। अब देखिए क्या दी गई संख्या 6 की पावर n शून्य पर समाप्त हो रही है, ऐसी हम जांच करेंगे। तो हमें जांच करना है, दिया है, पहले तो ये देख लो, दिया है या दी गई संख्या क्या है 6 की पावर n, और जांच क्या करना है, सॉरी जांच नहीं है ये जांच है भी, जांच करना है, क्या करना है, जांच करना है। जांच क्या करना है, किसी प्राकृत संख्या n के लिए, किसी प्राकृत संख्या, किसी प्राकृत संख्या n के लिए, n के लिए संख्या 6 की पावर n शून्य पर समाप्त होगी, शून्य पर
समाप्त हो सकती है या नहीं, ऐसा हमें जांच करके बताना है। ठीक है, आई बात समझे। मैंने क्या बताया कि क्या बताया, ये चीज यहाँ लिख दो कि हम जानते हैं कि n के किसी मान के लिए दी गई संख्या शून्य पर तभी समाप्त होती है, ये तभी लिखना भी, तभी समाप्त होती है जब उसमें 5 का भाग जाता हो। क्या समझे? अरे भाई, ये जो संख्या है ना 6 की पावर n, ये शून्य पर समाप्त होगी कब? जब इसमें 5 का भाग जाएगा तो ये n के किसी मान के लिए शून्य पर समाप्त हो जाएगी। अगर इसमें 5 का भाग नहीं गया तो ये n के किसी मान के लिए शून्य पर समाप्त नहीं होगी। अब किसी संख्या में 5 का भाग जा रहा है या नहीं जा रहा है, इसके लिए क्या करेंगे? अगर किसी संख्या में 5 का भाग जा रहा है तो उस संख्या के अभाज्य गुणनखंड में 5 जरूर आएगा। अगर नहीं आ रहा है तो इसका मतलब उसमें 5 का भाग नहीं जाएगा। तो अपन क्या करेंगे, 6 की पावर n, ये जो संख्या है ना, के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। के अभाज्य गुणनखंड करने पर, अब देखो ये जो संख्या है ना, इसको अपन इस तरह से लिख सकते हैं ना, कैसे? 6 का पावर n होल पावर n लिख सकते हैं। और जब ये इस तरह से लिख दिया हमने तो 6 को कैसे लिख सकते हैं? 2 × 3 लिख सकते हैं की पावर n। तो हमने देखा कि 6 के अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं आया है, 5 नहीं आया। इसका मतलब ये जो संख्या है ना वो 5 से डिवाइड नहीं हो रही है, ये केवल 2 और 3 से डिवाइड हो रही है, क्योंकि इसके अभाज्य गुणनखंड में 2 आया है, 3 आया है, 5 नहीं आया ना। इसका मतलब इस संख्या में 5 का भाग नहीं जाएगा, अर्थात दी गई संख्या 5 से डिवाइड नहीं हो रही है। तो इसका मतलब n के किसी मान के लिए ये शून्य पर समाप्त नहीं होगी। तो क्या लिखेंगे यहाँ 6 की अभाज्य गुणनखंड में 5 का कोई स्थान नहीं है, अतः 6 5 द्वारा 5 से लिख देते हैं, 5 से विभाजित नहीं है, तो विभाजित नहीं है तो क्या हुआ फिर? अतः n के किसी भी मान के लिए 6 की पावर n शून्य पर समाप्त नहीं होगी। क्या समझे? कोई भी संख्या शून्य n के किसी मान के लिए, कोई भी संख्या n के किसी भी मान के लिए शून्य पर तभी समाप्त होती है जब उसके अभाज्य गुणनखंड में 5 आए, अर्थात वह संख्या 5 से डिवाइड होती हो तो वह शून्य पर समाप्त हो जाएगी। अगर उसमें अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं आया मतलब वो 5 से विभाजित नहीं है, तो वो संख्या शून्य पर n के किसी मान के लिए शून्य पर समाप्त कभी नहीं होगी। ये बात आपको बहुत ज़्यादा विशेष तौर से ध्यान से सुन करके याद रखनी है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन नंबर आपका 5 कम्प्लीटली समझ में आ गया होगा। नहीं आ गया तो वीडियो को बैक करके वापस देखें, दोबारा देखें, तिबारा देखें, समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6,
व्याख्या कीजिए कि 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 और 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है। यानी क्वेश्चन नंबर 6 में जो संख्या हमें दे रखी है, एक तो ये दे रखी है और एक ये दे रखी है, दो पार्ट हैं। ये संख्याएं भाज्य हैं, हमें पता है, सवाल करने वाले को भी पता है कि ये भाज्य संख्या है, पर क्यों है ये हमें बताना है। यानी इनकी व्याख्या करके हमें बताना है कि ये भाज्य संख्या क्यों है। तो व्याख्या कैसे करेंगे, सबसे पहले हम इसका एक पार्ट ले लेते हैं, यानी आंसर नंबर 6 और उसका पहला हिस्सा ले लेते हैं। दी गई संख्या, दी गई भाज्य संख्या, भाज्य संख्या तो है, इसने कहा कि भाज्य संख्या क्यों है। भाज्य संख्या क्या है, 7, मैं यहाँ लिख देता हूँ, 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, ठीक है। जबकि हमें क्या करना है, इनकी व्याख्या करनी है कि ये क्यों है। याद क्या करना है, याद करना है, क्या याद करना है, भाज्य संख्या, भाज्य संख्या होने का कारण हमें याद करना है कि भाज्य संख्या क्यों है। चलो, एक आपके प्रमेय लगते हैं कक्षा 10 में, उस प्रमेय का नाम है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। पहले चलो मैं वो प्रमेय लिख देता हूँ, फिर मैं समझाऊंगा कि वो क्या चीज है। देखिए यहाँ हम लिख देंगे कि हम जानते हैं कि प्रत्येक भाज्य संख्या को, ध्यान करना, यहाँ देखिए भाज्य संख्या को, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में, या मैं लिख रहा हूँ रूप में लिखा जा सकता है। यानी इस कथन का अर्थ समझे आप। इस कथन का अर्थ क्या है, ये कह रहा है कि जो भी भाज्य संख्या है, कितनी भी, जो भी आपको दे रखी है, यदि अगर वो भाज्य संख्या है तो उस भाज्य को हम किस रूप में लिख सकते हैं, अभाज्य संख्याओं के गुणा के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, हरी बात समझे। यानी अगर हमें कोई भाज्य संख्या दे रखी है तो उसको अपन डिवाइड करके, अभाज्य गुणनखंड करके कैसे लिख सकते हैं, अभाज्य संख्याओं के गुणा के रूप में लिख सकते हैं। अगर हम इस दी गई संख्या को इस रूप में लिख पाएंगे, अभाज्य संख्याओं के गुणा के रूप में लिख पाएंगे, तो हम कह देंगे कि इस वजह से ही क्या ये भाज्य संख्या है। तो इस कथन में आपने जो पढ़ा है, ये हम जानते हैं कि प्रत्येक भाज्य संख्या, ये ध्यान रखना, वो भाज्य संख्या होनी चाहिए, भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। तो इस प्रमेय का नाम क्या है, अंकगणित के आधारभूत प्रमेय, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। अंकगणित के आधारभूत प्रमेय क्या है कि प्रत्येक भाज्य संख्याओं को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। तो ये भाज्य संख्या है, तो देखते हैं क्या हम इनको अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख पा रहे हैं। देखिए कैसे, आप लिखेंगे 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। तो यहाँ से अगर मैं कॉमन लूँ तो कितना आता है, 13 कॉमन आता है। तो क्या बचा यहाँ, 7 इंटू 11 प्लस 1। मैं नीचे शायद आपको दिखाई ना दे, हो सकता है एक स्टेप दिखाई दे, तो मैं लिख रहा हूँ, और अगर दिखाई भी नहीं दे रहा है तो मैं बोल रहा हूँ, उस तरीके से आप सुन लें ध्यान से। तो यहाँ देखो 13 कोष्टक को देखो, 7 को 11 से क्या 77, 77 को में 1 जोड़ दिए तो कितने हो गए, 78। क्या हमने इस संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा, नहीं लिखा ना अभी तक, क्योंकि ये तो अभाज्य संख्या है, पर ये क्या होगी,
भाज्य संख्या है, ये अभाज्य संख्या है, पर ये क्या आ गई अभाज्य संख्या। तो फिर हम क्या करते हैं, इस 78 के अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। मैं यहाँ कर रहा हूँ, ध्यान करना, क्योंकि शायद हो सकता है नीचे दिखाई ना दे रहा हो आपको। तो मैं इस 78 की भी अभाज्य गुणनखंड कर लेता हूँ, यहाँ कर लेता हूँ 78 के अभाज्य गुणनखंड। 2 का भाग दिया हमने 39 बार गया, 3 का भाग दिया 13 बार गया, फिर 13 में 13 का भाग जा रहा है। अर्थात हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 13 तो ये वाला और गुणा ये जो 78 है उसको किस तरह से लिख रहे हैं हम, 2 इंटू 3 इंटू 13, जिसे आप वो बढ़िया तरीके से लिख सकते हैं। कैसे, 13 का तो स्क्वायर हो गया, 13 इंटू 13 ना, फिर गुणा में कितना 2 इंटू 3। अब ध्यान से देखो कि ये जितनी भी संख्या है, क्या ये सब अभाज्य संख्या है, बिल्कुल। 13 क्या है अभाज्य संख्या है, 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, 3 अभाज्य संख्या है, यानी तीनों की तीनों संख्या क्या अभाज्य संख्या है, और वो भी गुणा में है कि नहीं चेक करो। हाँ बिल्कुल क्या है, गुणा में। तो हमने यही तो पढ़ा है कि अंकगणित के आधारभूत प्रमेय के अनुसार प्रत्येक भाज्य संख्या को क्या लिखा जा सकता है, अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। तो हमने देखा कि ये जो संख्या है, ये जो संख्या है उसको हमने किस रूप में लिख दिया, अभाज्य संख्याओं के गुणा के रूप में लिख दिया। तीनों अभाज्य संख्या और उनको गुणा के रूप में हमने लिख दिया है। तो अब कह सकते हैं कि अंकगणित के आधारभूत प्रमेय के अनुसार ये क्या है कि ये भाज्य संख्या है। अतः अंकगणित की आधारभूत प्रमेय के अनुसार दी गई संख्या क्या है, दी गई संख्या भाज्य संख्या। इस तरह से हमने इस पाठ का कारण बता दिया है कि भी ये जो संख्या, जो भाज्य संख्या दे रखी है हमें, ये एक जो भाज्य संख्या दे रखी है, ये भाज्य संख्या क्यों है, उसका कारण हमने देख लिया। शायद उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया। फिर भी अगर नहीं समझ में आया तो हम अगले वाले इस पार्ट में समझ लेंगे दूसरे पार्ट की ओर। वैसे मैंने ये सब कुछ जो सवाल के जो है केवल अंक बदले हैं, संख्याएं बदली है, तरीका वही रहेगा, इसलिए मैंने ये प्रमेय वो सेम टू सेम लिख कर रखी है। ओके, तो दी गई संख्या हमारी क्या है 7, ये दूसरा है इसलिए मैं यहाँ दूसरा कर देता हूँ। 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस कितने 5। और ज्ञात करना क्या है, वही भाज्य संख्या होने का कारण हमें ज्ञात करना है कि ये भाज्य संख्या तो है पर क्यों है। देखो मैंने लिखा है दी गई भाज्य संख्या, तो ये क्यों है वो मैंने आपको इस प्रमेय के द्वारा बताया कि पहले हमें ये प्रमेय समझना है। प्रमेय क्या है, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। ये प्रमेय क्या कह रही है, ये हमें ये कह रही है कि जितनी भी भाज्य संख्याएं हैं उन सब भाज्य संख्याओं को हम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। अर्थात उस संख्या के बराबर में केवल अभाज्य संख्याएं आएंगी और वो गुणा में अगर आ रही हैं तो वो क्या है, भाज्य संख्या है। किस वजह से, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय के वजह से। ठीक है, तो हम ये सवाल ले लेते हैं। क्या दे रखा है आपको, 7 इंटू 6 इंटू 5 4 3 2 इंटू 1 प्लस 1 5। यहाँ से फिर से कॉमन क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। 7 इंटू 6 इंटू 4 3 इंटू 2 इंटू 1 और प्लस का कितना 1। यहाँ से आप इनको गुणा कर लो, हो सकता है ये थोड़ा गुणा कैलकुलेशन बड़ा हो। तो 2 को 3 से किया 6, 6 को 4 से किया 24, 24 को हम 42 से कर लेते सीधे। 24 को हम 42 से गुणा करेंगे तो 8 4 16 1 8 1 9 8 10 और ये 9। ठीक है, शायद उम्मीद करता हूँ सही है। 4 दूनी 8, 4 और 16 1 8 और 1 9 हो गए। 8 10 और 10 यानी होगा ये 1008। अब ध्यान करो, अंक यहाँ शायद आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा तो मैं यहाँ ले लेता हूँ। अब ध्यान करो, हमने देखा हमें क्या करना है, हमें तो अभाज्य संख्याएं लेके आनी है यहाँ, और वो भी गुणा के रूप में। तो यहाँ तो 5 तो अभाज्य संख्या है पर 1008 नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसके भी अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 5 इंटू 108 के अभाज्य गुणनखंड हम रफ में कर लेते हैं। चलो मैं यहाँ कर लेता हूँ, शायद आपको नजर आ रहा है कि नहीं ये तो पता नहीं,
पर 108 के वजह गुणनखंड करने सबको आते हैं, लेकिन हमें तो यहाँ करना ही पड़ेगा ना। तो 2 का भाग दिया हमने, कितनी 5, 2 252 हो गई, ठीक है। उसके बाद फिर से 2 का भाग जा रहा है, 126 बार गया, फिर 3 63 बार गया, फिर 3 से डिवाइड हो रहा है 21 बार, फिर 3 से 7 बार। इस तरह से हम इनको लिख सकते हैं। तो ये हो गया कैसे, 2 इंटू 2 कितनी बार है, 1 2 3 4, 4 बार आया 2 3 और ये लो 4, और 3 कितनी बार आया, 2 बार, और 7 कितनी बार आया, 1। इस तरह से हम देख रहे हैं। इसको अपन और ज़्यादा थोड़ा शॉर्ट में लिख सकते हैं। तो 1 2 3 4 बार आया तो 2 का पावर कितना हो गया, 4, 3 2 बार आया तो 3 का पावर 2 इंटू कितना हो गया, 7। अब हम देख रहे हैं कि इस संख्या को हमने, देखो इस संख्या के बराबर में इस संख्या को हमने दूसरे रूप में लिखा है। कैसे, सभी ये जो जितने भी अंक देख रहे हैं वो सारे अभाज्य हैं कि नहीं। देखो 5 एक अभाज्य संख्या है, 2 भी एक अभाज्य संख्या है, 3 भी एक अभाज्य संख्या है, 7 भी एक अभाज्य संख्या है, और सब गुणा में भी है। तो इसका मतलब ये दी गई संख्या अंकगणित के आधारभूत प्रमेय का पालन कर रही है, अंकगणित के आधारभूत प्रमेय का पालन कर रही है। इसी वजह से ये क्या है कि भाज्य संख्या। अतः है दी गई संख्या अंक गणित की आधारभूत प्रमेय का पालन कर रही है, इसीलिए यह एक भाज्य संख्या है। यानी इस संख्या की भाज्य संख्या होने का कारण क्या है, अंकगणित के आधारभूत प्रमेय का पालन करना ही इसका कारण है। अब मैं उम्मीद अच्छे से कर रहा हूँ कि शायद ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। मेरी कोशिश पूर्ण रूप से मैंने यहाँ लगा दी आपको समझाने के लिए। आप भी इस वीडियो को, इस चैनल को आगे बढ़ाइए, शेयर करिए। इस तरह से हम प्रश्नावली के लास्ट क्वेश्चन पर पहुंच गए हैं। प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन क्या है, 7 नंबर क्वेश्चन, और उसमें दे क्या रखा है वो पढ़ लेते हैं पहले। सबसे पहले देखो, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, ठीक है। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक गोल गोल वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को कितना मिनट लगता है, 18 मिनट लगते हैं। जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को कितने मिनट लगते हैं, 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं और एक ही दिशा में वो चलना प्रारंभ करते हैं। तो पूछा जा रहा है कि वो कौन सा समय है जितने समय के बाद वो दोनों जिस स्थान पर अब चलना प्रारंभ किए थे उसी स्थान पर पुनः मिलेंगे। तो यहाँ ग्रुप समय पूछा जा रहा है, आपको ग्रुप टाइम पूछा जा रहा है। ऐसी पोजीशन में आपको हमेशा क्या ज्ञात करना है, ये याद रखना इस सवाल के लिए मोस्ट रहेगा। ऐसी पोजीशन में आपको हमेशा उसका एलसीएम ही निकालना होता है। ऐसी पोजीशन में आपको क्या निकालना होता है, एलसीएम ही निकालना होता है। जैसे छोटी से छोटी संख्या निकालनी हो, पुनः मिलने का समय, ग्रुप टाइम निकालना हो, ऐसी पोजीशन में हमें एलसीएम ही ज्ञात करना चाहिए। तो इस सवाल में विशेष तौर से हमें ज़्यादातर इसी चीज़ पे ध्यान रखना चाहिए कि हमें इस सवाल में ज्ञात क्या करना है, एचसीएफ या एलसीएम। तो यहाँ पुनः मिलने का जो समय पूछा जा रहा है वो ग्रुप टाइम है, और ग्रुप टाइम के लिए हमेशा क्या करते हैं, एलसीएम ही ज्ञात करते हैं। तो हमें जो दोनों संख्याएँ दे रखी हैं वो उन संख्याओं का हम क्या करेंगे, एलसीएम ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। और उस एलसीएम ही हमारा इस सवाल का क्या होगा, उत्तर होगा। तो एलसीएम निकालने आपको बहुत अच्छे से आते होंगे, शायद मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने शेष वीडियो जो है, वीडियो का शेष पार्ट आपने बड़े ध्यान से सुना होगा और उनको आपने निकाले भी होंगे सवालों को। तो उस तरीके से हम क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे और वही हमारा क्या होगा, उत्तर होगा। इस वीडियो में आपको इतना ही करना है। ध्यान दें, क्या इसको आप तरीके से कैसे लिखेंगे, जैसे इतना बड़ा क्वेश्चन आ गया तो ये इतना बड़ा क्वेश्चन आपको लिखना नहीं होता परीक्षा में, सीधा आंसर नंबर 7 और लिखेंगे किस तरीके से, सोनिया द्वारा लिया गया समय। अरे भी कितना मिनट है, सोनिया थोड़ी धीरे भागती है, धीरे चलती है, वो कितना टाइम रह रही है, 8 गया। तो यानी कि सोनिया द्वारा लिया गया समय कितना, 18 मिनट,
और रवि द्वारा लिया गया समय कितना 12 मिनट है। अर्थात सोनिया थोड़ा ज़्यादा टाइम ले रही है, ये धीरे धीरे भाग रही है, और रवि जी क्या है थोड़े फास्ट है, बहुत जल्दी भाग रहे हैं। ठीक है, तो अब ये ऐसे पोजीशन में क्या हो गए, जहाँ से दौड़ना शुरू किया, जैसे ये खेल का मैदान है, दौड़ने का मैदान है, और यहाँ से उन्होंने दौड़ना शुरू किया है, रवि और सोनिया यहाँ हैं। लेकिन यहाँ देखिए थोड़ा भागा दौड़ी क्या ज़्यादा हो रही है, किसी के द्वारा ज़्यादा है, किसी के द्वारा क्या हो रही है कम। तो ये रवि जी थोड़े फास्ट भागने की वजह से सोनिया जी पीछे रह गए ना। अब देखो सोनिया जी पीछे रह गए, तो रवि जी थोड़ी ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहे हैं, ताकि 1-2 चक्कर के बाद वो क्या करे, सोनिया का फिर से हाथ पकड़ ले, सोनिया को पुनः उससे मिल ले, जिस स्थान पे वो दौड़ना शुरू किए थे वही मिल ले। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, उस चक्कर में और ज़्यादा तेजी से दौड़ना शुरू करता है। तो इनमें क्या होगा, ऐसे करते करते एक चक्कर का अंतर आ जाएगा, पूरा एक चक्कर का अंतर आ जाएगा। अर्थात अगर मान लो कि रवि ने 5 चक्कर काटे हैं, तो सोनिया क्या करती है, 4 चक्कर काटती है। ऐसी पोजीशन वो यहाँ वापस मिल जाते हैं। और यही आपको पूछा है कि कितने समय, जब उनको दौड़ते हुए कितना टाइम हो जाएगा तब ये पुनः मिलेंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ एलसीएम निकालना है। तो अब क्या करना है, ज्ञात करना है पुनः प्रारंभिक स्थान पर, वैसे क्रॉस तो करके ही निकले ना, 1-2 चक्कर जब भी उन्होंने लगाए थे तब एक दूसरे को क्रॉस तो किया ही है, लेकिन प्रारंभिक स्थान पे उसने क्रॉस किया वो देखना है इसमें। ठीक है, जहाँ से दौड़ना शुरू किया वहां कब क्रॉस कर रहे एक दूसरे को। तो पुनः प्रारंभिक मिलने का समय, और कुछ ध्यान नहीं देना यहाँ, मिलने का समय। तो देखो 18 और 12, 18 के बच्चे गुणनखंड कर लिया हमने। देखो यहाँ या का चिन्ह लगाना ना भूलें। तो कितने हो गए, 9, और 9 में 3 का भाग दिया, इस तरह से। ठीक है, और ये तो करने आते होंगे, सीख लिए बहुत अच्छे से आपने। और ये हो सकता है जल्दबाजी से गलती हो, लेकिन वैसे आ रहे होंगे। तो देखिए एलसीएम में क्या करते हैं, वही एलसीएम में करते हैं। कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ 2 आ रहा है, और एक यहाँ 3 आ रहा है, ये तो ये ले लो, और बाकी रह गए उनको भी ले लो। 3 × 2, इनको गुणा करेंगे ना, ये 6 और 6 3 18, 18 को 2 से गया, तो कितने हुए, 36 मिनट बाद। अर्थात जब दौड़ते हुए उनको 36 मिनट हो जाएंगे, तो वो प्रारंभिक स्थान पर जहाँ से दौड़ना शुरू किया था उस स्थान पर एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, वहां मिलेंगे। ठीक है, देखिए मेरा सिर्फ पढ़ाने का उद्देश्य है, किसी को कोई पॉइंट बनाने का उद्देश्य नहीं है। अगर ऐसा कुछ हुआ है तो आप केवल उसे पढ़ाई के नज़रिए से ही देखें। ओके, आप मैं शायद उम्मीद करता हूँ कि आपको ये प्रश्नावली पूरी तरह से समझ में आई होगी। नहीं आई है तो एक बार और वीडियो को वापस से देख ले, स्किप ना करें। और अगर वीडियो और अच्छा लगा है, अगर आपको गणित समझ में आ रही है, तो अपने दोस्तों को भी इसे शेयर करें और उन्हें इस चैनल के बारे में बताएं। पूरी क्लास आपको इस चैनल पे मिलेगी, गणित की पूरी क्लास, 10वीं वालों को भी, 11वीं वालों को भी, 12वीं वालों को भी, सबको नंबर वाइज मिलेगी पूरी क्लास। वीडियो को शेयर करना ना भूलें। ओके, धन्यवाद।